हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी। उसका फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द बायो और लॉजी से मिलकर बना हुआ है। बायो यानी द लिविंग, लॉजी यानी टू स्टडी। अगर हम परिभाषा भूल भी जाए तो बायो का अर्थ होता है जीवित जीव और लॉजी यानी टू स्टडी यानी अध्ययन करना। जीवित जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी यानी जू यानी जंतु और लॉजी यानी अध्ययन करना, तो जंतुओं का अध्ययन हम जंतु विज्ञान में करते हैं और जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफेस्टस। यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफेस्टस। अब हम स्टार्ट करेंगे जीव जगत के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड। सजीव किसे कहते हैं? हम इसमें सजीव, निर्जीव तथा सजीवों के लक्षण और उनके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सजीव यानी लिविंग किसे कहते हैं? जीव सप्रतिकृति करता है, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखता है। सजीव उसे कहते हैं जो अपने समान प्रति उत्पन्न कर सकता है, यानी अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता हो तथा जिसका विकास होता हो तथा स्वयं पे नियमन कर सकता हो, स्व पे नियमन कर सकता है, पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों यानी परस्पर आपस में क्रिया करता हो तथा जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखता है। वातावरण में जो होने वाले परिवर्तन है उसके प्रति रेस्पॉन्स करता हो, अनुक्रिया करता हो। सर्दी में उसे ठंड लगे, गर्मी में गर्मी लगे, ये सब जो क्रिया करता है वह सजीव होता है। सजीव उसे कहते हैं जो स्वनियमनकारी हो, स्वप्रतिकृति करता हो, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हो तथा बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता हो, सजीव कहलाता है। और निर्जीव जो ये सब नहीं करता हो, निर्जीव कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे जीवधारियों के लक्षण, जीवों के जो विशिष्ट लक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। सजीव हो या निर्जीव। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं, ये देखेंगे। आकार, संख्या तथा भार में बढ़ना वृद्धि कहलाता है। यानी वृद्धि उसे कहते हैं आकार, कोई इतना है, इतना बड़ा हो गया तो ये आकार में बढ़ना। संख्या में बढ़ना, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, ये सब संख्या में बढ़ना। भार में बढ़ना, कोई चीज इतनी है, इतनी होना, ये सब वृद्धि के अभिलक्षण है। तो वृद्धि उसे कहते हैं जो आकार, संख्या तथा भार में बढ़ती है, वृद्धि कहलाती है। अब ये वृद्धि सजीवों में होती है या फिर सजीव या निर्जीव दोनों में होती है, ये अभी अपन देखेंगे। सजीव बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती रहती है। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। उनमें वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। यानी एक कोशिका है, उसका विभाजन हुआ, 2 कोशिका बन गई, 2 कोशिका का विभाजन हुआ, 4 कोशिका बन गई। तो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न होती रहती है, कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। यानी ये जो वृद्धि होती है पौधों में, ये जीवन प्रयत्न होती है और ये वृद्धि होती है कोशिका विभाजन के द्वारा। सेल्स का डिवीजन होता रहता है और वृद्धि होती रहती है। लेकिन प्राणियों में यह वृद्धि कुछ समय तक ही होती है। यानी प्राणियों में वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। तो प्राणियों में वृद्धि कुछ निश्चित समय तक होती है, लेकिन ये विशिष्ट उत्तकों में विभाजन जीवन प्रयत्न चलता रहता है। लेकिन प्राणियों में जो विशिष्ट उत्तक होते हैं उनमें ये विभाजन जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलता है। जैसे कहीं लग गई अपने, तो लगने के बाद में वो कोशिकाएं वापस पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन के वो ठीक हो जाएगा। तो ये विशिष्ट उत्तकों में जो विभाजन होगा वो जीवन प्रयत्न चलता रहेगा। अब वृद्धि समझ गए, आकार, संख्या तथा भार में बढ़ना वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि सजीवों में तो होती है, लेकिन निर्जीवों में होती है या नहीं होती है? यदि भार को वृद्धि का विशिष्ट लक्षण माने तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। यानी विशिष्ट लक्षण उसे कहते हैं जो सजीवों में ही हो, निर्जीवों में नहीं हो, तथा सजीवों में भी सभी सजीवों में होते हो, वह लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो यदि हम भार को विशिष्ट लक्षण मानते हैं तो ये वृद्धि विशिष्ट लक्षण है या नहीं है? निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है, जैसे सजीवों के भार में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये निर्जीवों में भी ये वृद्धि होती है। तो यह वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। निर्जीवों में वृद्धि कैसे होती है?
पर्वत बढ़ते हैं, रेत के टीले बढ़ते हैं। जो रेत के टीले थोड़ी सी मिट्टी के बाद में अगर ज्यादा आ जाती है तो वो टीले बढ़ गए, पर्वत बढ़ जाते हैं। तो ये निर्जीवों में ये वृद्धि होती है, तो ये विशिष्ट लक्षण तो नहीं है। लेकिन निर्जीवों में ये वृद्धि पदार्थों के इकट्ठे होने या एकत्र होने के कारण होती है। लेकिन ये जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो बाहरी रूप से होती है, आंतरिक रूप से नहीं होती है। तथा जंतुओं में जो ये वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, यानी जंतुओं में अंदर उत्तकों के विभाजन या कोशिका विभाजन से ये वृद्धि होती है। तो वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे जीव धारा के लक्षण। पहला लक्षण पढ़ा था वृद्धि, दूसरा लक्षण है जनन। जनन जीवों का या सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं, हम पढ़ेंगे। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन उसमें उसे कहते हैं जो दो विपरीत जनक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे नर है, मादा है, नर से नर युग्मक बना, मादा से मादा युग्मक बना, इनमें निषेचन हुआ, निषेचन से जाइगोट बना और जाइगोट से नई संतान उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी जो नर युग्मक है या जो नर है वो भी संतान उत्पन्न कर सकता है, या मादा युग्मक है वो भी संतान उत्पन्न कर सकती है। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है तथा उनमें निषेचन नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता। और लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। तो अब ये जनन है, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है? सभी सजीवों में जनन नहीं होता है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि सभी सजीवों में ये जनन नहीं होता है। विशिष्ट लक्षण उसे कहते हैं जो सभी में पाया जाता है। जैसे खच्चर है, उसमें जनन नहीं होता। बंदी कामगार मधुमक्खी है तथा बंदी मनुष्य है, उनमें भी जनन नहीं होता है, पर वो सजीव तो है। तो ये जनन सजीवों का लक्षण है किंतु विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, यानी जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम है, उनमें अलैंगिक जनन होता है, यानी इनके बीच में से शरीर टूट गया है, कहीं से भी कोई भी भाग या कोई भी खंड अलग हो जाता है, वो नया अमीबा बना देता है। तो एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। कवक कवक जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं तथा बहुकोशिकीय भी होते हैं, किंतु इनमें कवक में अलैंगिक जनन होता है, कवकों में अलैंगिक जनन होता है तथा ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं। कवक जो होते हैं बहुत सारी मात्रा में बीजाणु उत्पन्न कर लेते हैं। तंतुवत कवक शैवाल, मांस तथा प्रोटोनिमा में विखंडन द्वारा जनन होता है, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, एक कोशिकीय जीवों में विखंडन द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तथा कवक जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, पर उनमें जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है। तंतुवत कवक शैवाल, मांस, प्रोटोनिमा में विखंडन द्वारा जनन होता है, जैसे शैवाल है स्पाइरोगायरा, इनमें विखंडन द्वारा जनन होता है। ये पार्ट यहां से अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सब अपने समान नए स्पाइरोगायरा बना देते हैं। तो मांस, कवक, तंतुवत कवक, शैवाल, मांस तथा प्रोटोनिमा में विखंडन द्वारा जनन होता है। तो जनन सजीवों का लक्षण है किंतु विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है तथा ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। यीस्ट होता है, इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये पार्ट अलग हो गया, ये बड बन गई, इससे नया यीस्ट का निर्माण हो गया और इस वाले पार्ट से नए यीस्ट का निर्माण हो गया। तो यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुल यानी बड बन जाती है तथा नए जीव का निर्माण हो जाता है तथा यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। प्लेन एरिया जो होता है, प्लेन एरिया जो होता है उसमें पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है, यानी कि प्लेन एरिया में
कोई भी भाग खंडित हो जाए उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। तथा प्लेन एरिया ऐसा जीव है जिसमें असीम क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की। प्लेन एरिया में ये पार्ट अलग हो गया, इससे नया प्लेन एरिया बन जाएगा। इस पार्ट से नया प्लेन एरिया बन जाएगा तथा इस पार्ट से नया प्लेन एरिया बन जाएगा। तो प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है तथा प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। कोई भी भाग खंडित हो जाएगा उससे नया प्लेन एरिया या नया जीव बन जाएगा। खच्चर, बंदी कामगार मधुमक्खी, बंदी मनुष्य ये ऐसे जीव है जो जनन नहीं करते हैं। यानी हम सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं तथा खच्चर, बंदी कामगार मधुमक्खी और बंदी मनुष्य ऐसे सजीव होते हैं। यानी कि ये सजीवों का लक्षण तो है जनन, किंतु ये विशिष्ट लक्षण नहीं है क्योंकि इन सभी में जनन नहीं पाया जाता है।